अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ली पोस्ट वार ईयर्स के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने जानकारी हासिल की। वहाँ पे हमने देखा था कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो हैं वो वजूद में आ गए। इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की कि वो कब वजूद में आ गए, कैसे वजूद में आ गए, तो उन्होंने फाइनेंशियल ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वार के बाद में इकानमी कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करना है, वो भी हमने पढ़ा। अब जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ब्रिटेन वुड के इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो अपना काम कर रहे थे। अब हम देखेंगे अपना टॉपिक के अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। यहाँ पे लिखा गया है अर्ली, गोया कि अगर हम पढ़ेंगे पोस्ट वार ईयर्स के बारे में यहाँ से यहाँ तक, तो आज का जो टाइम है 2020, उसको भी हम कहते हैं कि पोस्ट वार ईयर्स के, तो ये भी इसमें आता है। लेकिन हमें एक स्पेसिफिक टाइम का पढ़ना है कि अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, गोया कि वार ख़त्म होने के बाद में जो समय था, जो स्पेसिफिक वार पीरियड के बाद में जो स्पेसिफिक टाइम था, उसके बारे में हमें पढ़ना था। मतलब कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद में जो समय था उसमें क्या क्या चेंजेस आए। अब हमने देखा वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो चल रहे थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब हमने देखा उन्होंने कितना काम किया था, कितने इफ़ेक्टिव रहे थे वो इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया था, वो कितने इफ़ेक्टिव रहे थे। कौन? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। सो हम ये कहते हैं कि आफ्टर ब्रेटन वुड सिस्टम, सो देयर वाज एन अनप्रेसिडेंट ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम। लेकिन कहाँ पे? वेस्टर्न नेशंस एंड जापान में। कि जापान में हम देखते हैं, वेस्टर्न नेशंस और जापान में हम देखते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम के बाद में, तो वहाँ पे ग्रोथ हुई थी ट्रेड और इनकम की। तो अब ब्रेटन वुड सिस्टम आ गया। उस सिस्टम के बाद में हमने देखा कि अनप्रेसिडेंट ग्रोथ हो रही थी। ये अनप्रेसिडेंट ग्रोथ किस चीज़ में हो रही थी? ये अनप्रेसिडेंट ग्रोथ हम देख रहे थे ट्रेड और इनकम में हो रही थी। जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड उस समय था कि वो जो है वो रुक चुका था। कब? वार के दौरान। जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड था वो स्टॉप हुआ था वार के दौरान। तो वर्ल्ड जो था, वर्ल्ड में हम देखते हैं उस समय वार पीरियड में इकानमी जो थी वो ज़्यादा मुतासर हुई थी। अब ट्रेड स्टार्ट हो गया, तो लोगों की जो इनकम है वो भी अब बढ़ने लगी थी। कब? ट्विन सिस्टम ऑफ ब्रेटन वुड जब आया था, या जिसको हम ये भी कहेंगे अर्ली पोस्ट वार ईयर्स के टाइम पीरियड में। तो अब जो ये ग्रोथ हुई थी ट्रेड और इनकम में, ये कहाँ पे हो रही थी उस समय पे? ये हो रहा था खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, तो जो वेस्टर्न नेशंस थे वहाँ पे ये ट्रेड और इनकम बढ़ रहा था, उस चीज़ में जो है वो ग्रोथ हो रही थी। और उसके साथ ही हमने लिखा था जापान, कि जापान में भी वहाँ पे उस समय पे ग्रोथ हो रही थी। तो अगर लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेस्टर्न नेशंस जो है वो कंट्रोल करते थे ब्रेटन वुड सिस्टम को, तो उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट वहाँ पे किया था वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस ने। लेकिन यहाँ पे जापान भी आया था, यहाँ पे जापान भी हमने लिखा था। तो मतलब कि जापान हमने यहाँ पे क्यों लिखा था? अगर हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सपोज इसमें हम देखते हैं कि यूएस होगा, कनाडा होगा, इन सारी कंट्रीज़ ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। और जापान भी इनमें हम देखते हैं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका काम क्या था। कि वर्ल्ड बैंक जो है वो देखेगा कि पोस्ट वार डिस्ट्रक्शन जो हुई थी, जो वार में डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा। तो वर्ल्ड बैंक देखेगा कि कहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जापान में भी डिस्ट्रक्शन
हुई थी। तो अगर आपको याद होगा जो पिछले वीडियो मैंने उसमें बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें हमने पढ़ा कि जो जापान था इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। यूएस ड्रॉप्ड 2 एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो इस सेंस में हम देखते हैं जापान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक को ये भी देखना है कि कहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो उसमें हम देखते हैं जापान भी आ गया। तो जापान को क्या होने लगा, जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हम देखते हैं जापान को एड मिलना स्टार्ट हुआ था, ये मदद मिलना स्टार्ट हुआ था, जिससे जापान ने बहुत ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी थी। जापान भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए वो काम कर रहा था। तो उसमें हम देखते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये काम कर रहे थे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। तो उन्होंने कुछ डाटा दिया जो आपके बुक में होगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड जो है ये अब ग्रीव हो रहा था एनुअली ओवर एट एन 8%। तो वर्ल्ड ट्रेड जो था ये ग्रीव करने लगा था किस रफ्तार से, 8% एनुअली जो है ये ग्रीव कर रहा था। हम जो बात कर रहे हैं अर्ली पोस्ट वार ईयर्स के बारे में, जो हम बात करते हैं वो 1950 से लेकर 1970 उन्होंने दिया था। 1950 से लेकर 1970 गोया कि ये अर्ली पोस्ट वार ईयर्स थे। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ग्रो हो गया एनुअली ओवर 8% के लिहाज से। तो इस समय पे सबसे ज़्यादा जो है 8% स्पीड से हर साल 8% ग्रोथ हो रही थी। गोया कि वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही थी। जैसे कि हम सुनते हैं न्यूज़ में कि जो इंडियन इकॉनमी है वो डाउन की तरफ होती जा रही थी। तो वो 2.6 के आसपास हैं, जो एक समय पे 7.2 पे थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ रेट था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बनाने के बाद जो है वो जो वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो ग्रोथ कर रही थी। तो उसके साथ ही हम देखते हैं जो इनकम्स हैं इट आल्सो ग्रू एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन किस समय पे, 1950 से लेकर 1970। अब जो इनकम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही थी, किस रफ्तार से, 5% के रफ्तार से वो भी बढ़ते जा रही थे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इंडस्ट्रियल नेशंस की बात कर रहे हैं। कि हम देखते हैं कि जो वार पीरियड में जो है वो पूरी तरह से मुतासिर हो चुकी थी, अब वो भी ग्रो कर रही थी। जो टाइम पीरियड है वो 1950 से लेकर 1970 हैं। इस टाइम पीरियड में हम ये सारे चेंज जो हैं ये देख रहे हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल। तो 1950 से लेकर 1970 तक जो ग्रोथ रेट हैं ये स्टेबल रहा था। तो क्यों, आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में रिसेशन आ गया। रिसेशन के बाद में धीरे धीरे इकॉनमीज ने रिकवर करना स्टार्ट किया था। कि इसी के साथ ही हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आ गया। तो वहाँ पे हम देखते हैं स्टेबल कुछ भी नहीं था। तो उस समय पे स्टेबल कुछ नहीं था। फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे स्टेबल कुछ नहीं था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1970 में हम देखते हैं कि अब जो ग्रोथ है ये मोस्टली स्टेबल था विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइस जो है ये कभी अप होता है और कभी डाउन होता है। या अगर डाउन होते हैं वो उसका कारण क्या है, जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो प्राइसेस
कम होते हैं गुड्स की, तो उस समय हम देखते हैं फ्लक्चुएशन होते हैं। लेकिन 1950 से लेकर 1970 तक ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं रही थी, उस समय पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं था। तो उसके बाद हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी, उसकी भी जो रेट है वो भी बहुत कम हो चुकी थी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस थे, जो कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये बताया था कि मास प्रोडक्शन को मास कंजप्शन के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। वो कब हो जाएगा, वो कब मीट हो जाएगा, जब लोगों की इनकम जो है वो अच्छी होगी। तो इनकम कब अच्छी होगी, जब उनके पास जॉब होगा, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमेशा कम रहना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं उसका रेट जो है वो हमेशा ये चाहते थे कि इसका रेट बहुत कम होना चाहिए, लोग जो हैं ये बेरोज़गार नहीं होने चाहिए। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की एवरेज रेट हम देखेंगे उस समय की 1950 से लेकर 1970 की, तो वहाँ पे हम देखते हैं 5% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड थे। कहाँ पे जो एवरेज रेट थे अनएम्प्लॉयमेंट की, इंडस्ट्रियल नेशंस में, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन में। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंडस्ट्रियल नेशंस की हम बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रियल नेशंस की बात की है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, जो मैंने आपको बताए थे कि इनकी वजह से इकॉनमी जो है बहुत अच्छी उस समय पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि ग्रोथ भी है, वो जो ग्रोथ है वो भी स्टेबल था उस समय पे। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं थे, ग्रोथ स्टेबल था, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फ्लक्चुएशंस भी नहीं थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी उस समय बहुत कम थे। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है, वर्ल्ड वाइड के द्वारा क्या हुआ था, देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। तो उसके साथ ही हम देखते हैं क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था, टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज है। आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा था, तो ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। जैसे कि हम देखते हैं, मान लो आईटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें 3G आया। 3G आने से साथ में हमने देखा कि 4G आ गया, ठीक है। 4G आने में कितना टाइम हो गया। आज हम देखते हैं, सुन रहे हैं कि अब 5G जो है वो लॉन्च होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे, अब मैं एक बात बताऊंगा, ये सब कुछ हमें यहाँ पे कश्मीर में 2G पे ये काम चलाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेस। और बीच बीच में हम ये भी देखते हैं कि जो 2G पे हम काम कर रहे हैं, इस 2G को भी मोदी गवर्नमेंट जो है उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। तो चलो छोड़ दो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी, यही हमें बता रही थी कि जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी उतनी बेहतर स्पीड से ग्रोथ होगी। तो वर्ल्ड वाइड जो हम देख रहे हैं सेपरेट हुआ था क्या, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। तो टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज के मुताबिक लोगों ने जो बिजनेस करना स्टार्ट किया था, तो उस तरह से हम देख रहे हैं ग्रोथ हो रही थी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज बढ़ने लगे तो इकॉनमी और भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था, एक डिबेट हो गया था किन किन के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, दूसरी तरफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थे, या जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, या जिनको हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ थे। अब दोनों के बीच में ये डिबेट हो गया था। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन था, तो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में कौन थे। मान लो अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, इसमें इंडिया जो है वो भी डाल दो आप। तो अगर
एडवांस्ड नेशंस की बात करें, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, तो उसमें आप लिख सकते हो ब्रिटेन और यूएसए। अब इनकी क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या किया था, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इनकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत तेज़ हो गई थी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ये भी चाहते थे कि हमें जो है हम भी ग्रोथ करेंगे ताकि हमें भी डेवलप्ड नेशंस कहा जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अडाप्ट करना स्टार्ट किया था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, जो एंटरप्राइज के द्वारा बनाए गए थे, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने भी क्या किया था, तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम ये अडाप्ट करेंगे जो उन्होंने सिस्टम बनाया था। सो डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, डेवलपिंग कंट्रीज ने अब ये करना स्टार्ट किया था, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। उन्होंने ह्यूज वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। किसमें कि इन्वेस्ट उन्होंने करना स्टार्ट किया था ताकि हम भी डेवलप हो जाएंगे, कि अब हम भी एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या करना ये स्टार्ट किया था, तो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करने लगे ताकि वो भी डेवलप हो जाएंगे। तो उसके साथ ही हम देखते हैं उन्होंने इंपोर्टिंग करना स्टार्ट किया था, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स। अब उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था, क्या, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत इंडस्ट्रीज़ खोले थे पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट के अंडर, ताकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉब जनरेट करेंगे और हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वेस्टर्न कंट्री से उन्होंने मॉडल अडॉप्ट किया था ताकि यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर सकते। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किस चीज़ का करेंगे, इंडस्ट्रियल प्लांट्स का, मशीन्स का इंपोर्ट करेंगे। सब कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, किस चीज़ को करने की कोशिश की, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रियलाइज हो जाए और इनकी जो ग्रोथ हैं वो भी तेज़ हो जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल नेशंस की तरफ वो भी ग्रोथ करना चाहते थे, तो इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स उन्होंने की। और इसके साथ ही हम देखते हैं तो विच वर कंसिडर्ड एज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जानते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इन सब को इंपोर्ट किया गया। अगर आपने देखा होगा कि जो अर्ली पोस्ट वार ईयर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या ट्रेंड एनालाइज करते हैं, कि आपको समझ में आया होगा कि हम अर्ली पोस्ट वार ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे थे इकॉनमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी उसको क्या किया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था। और उसमें हम देख रहे हैं कि 1950 से लेकर 1960s में हमने देखा कि इस पीरियड में स्टेबिलिटी हमने देखी है, वर्ल्ड इकॉनमी में जो ग्रोथ कर रही थी। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है जो कि आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व नहीं की थी, कि यहाँ पे कॉलोनिज्म चल रहा था उस समय पे। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज थे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डिकॉलोनाइजेशन। हमने जो टाइम पीरियड लिखा था किसका, अर्ली पोस्ट वार ईयर्स का, फ्रॉम 1950 टू 1970, 70s तक हमने ये पढ़ रहे थे। अब ये 70s तक क्यों हम पढ़ रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था जो कि हमने कल पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, वो उस ब्रिटेन वुड सिस्टम को यहाँ पे चैलेंज मिल गया था 1970s में, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। बाद में हम देखते हैं कि न्यू आ गया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उन्होंने ब्रिटेन वुड सिस्टम को चैलेंज किया था। उन्होंने उसको बताया था कि जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है इट ओनली बेनिफिटेड द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। उसके साथ हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस।